बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर आज हम चैप्टर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 1, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एन एयर न्यूक्लियस बियरिंग चार्ज Q equal to 26e and its innermost electron if the distance between them is 1 into 10 power minus 12 मीटर। इस न्यूमेरिकल में ये कहा जा रहा है कि हमने फोर्स फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और किन दो चार्जेस के दरमियान। पहला जो चार्ज है वो आयरन न्यूक्लियस पे है जिसके ऊपर चार्ज Q इक्वल टू 26e है, और दूसरा इंटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है, इन दो चार्जेस के दरमियान फोर्स फाइंड करनी है, जबकि इनके दरमियान डिस्टेंस हमें गिवन है। तो जो डाटा है वो हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले जो इसमें चीज़ है वो आयरन की फोर्स हमने फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, और जो चार्ज है आयरन न्यूक्लियस के ऊपर वो Q इक्वल टू 26e है। E जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो हमने पुट किया, इसको 26 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 41.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। दूसरा जो चार्ज है वो इंटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर जो चार्ज होगा, तो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है Q इक्वल टू -1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम आ गया। नेगेटिव इस वजह से है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव होता है। हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हम नेगेटिव को यहाँ पे साइन को इग्नोर कर देंगे, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करना है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 1 इंटू 10 पावर माइनस 12 मीटर, तो आर की वैल्यू जो है 1 इंटू 10 पावर माइनस 12 मीटर आ गई। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला यूज होगा वो F इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर है। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। K की वैल्यू आपको मालूम है कि 9 इंटू 10 पावर 9 होती है। Q1 की वैल्यू ये वाली पुट कर दी 41.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, और Q2 की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। R की वैल्यू 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 12, ये भी हमें गिवन है, इसका स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 9 41.6 एंड 1.6 को मल्टीप्लाई किया तो ये 599 आ गया, और 10 पावर 9 10 पावर माइनस 19 एंड 10 पावर माइनस 19 इनकी बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होके 10 पावर माइनस 29 आ जाएंगी। डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये 10 पावर माइनस 24 आ जाता है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 10 पावर माइनस 24 ऊपर जाएगा, बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, -29 है और ये +24 हो जाएगा तो -5 रह जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाता है 5.99 इंटू 10 पावर माइनस 3। पॉइंट जहाँ पे दो डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो पावर 2 ऐड होगी, तो -5 + 2 ये -3 आ जाएगा। तो ये इक्वल आ जाता है F इक्वल टू 6 इंटू 10 पावर माइनस 3 न्यूटन। इसके बाद सेकंड न्यूमेरिकल है। Charges 2 microcoulomb, -3 microcoulomb and 4 microcoulomb are placed in air at the vertices of an equilateral triangle of sides 10 cm। हमारे पास 3 चार्जेस हैं और उनको एयर में वर्टिसेस पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड्स 10 सेंटीमीटर है, वहां पे पुट किए गए हैं, ये चार्जेस वहां पे प्लेस किए गए हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन 4 माइक्रोकूलम चार्ज। तो बाकी इन तीनों चार्जेस की वजह से जो 4 माइक्रोकूलम चार्ज के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही होगी वो हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम डाटा नोट कर लेते हैं। Q1 हमारे पास 2 माइक्रोकूलम है, यानी कि 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम। Q2 -3 माइक्रोकूलम है और -3 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम आ जाएगा। माइक्रो की वैल्यू 10 पावर माइनस 6 होती है, इस वजह से हम लिख रहे हैं। और ये 4 माइक्रोकूलम है तो Q3 आ जाएगा 4 माइक्रोकूलम इक्वल टू 4 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम। इनको एक ट्रायंगल में रखा गया है जिसकी साइड्स 10 सेंटीमीटर हैं, यानी कि तीनों साइड्स सेम होंगी, तो हम लिख सकते हैं R1 इक्वल टू R2 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे R3 की हमें ज़रूरत नहीं है, इस वजह से नहीं लिख रहे। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 10 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर इक्वल आ जाएगा 0.1 मीटर के। इसको अगर डायग्रामेटिकली शो करें तो ये Q1 है जो कि 2 माइक्रोकूलम है, ये Q2 है जो -3 माइक्रोकूलम है, और ये Q3 है जो 4 माइक्रोकूलम है। तो हमने फाइंड क्या करना है कि इस Q3 के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही है वो हमने फाइंड करनी है। तो इसके ऊपर 2 चार्जेस अप्लाई हो रहे होंगे, 2 फोर्सेस अप्लाई हो रही होंगी, एक इस Q1 की वजह से और दूसरी इस Q2 की वजह से। तो पहले F1 और F2 हम फाइंड कर लेंगे और इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो फोर्स होगी जो Q3 के ऊपर अप्लाई हो रही होगी। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। The charge
प्लस Q3 विल बी रिपेल्ड बाय द चार्ज प्लस Q1। दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो Q1 इसको रिपेल करेगा Q3 को, तो इसके ऊपर जो फोर्स F1 अप्लाई होगी वो किसकी इक्वल होगी, F1 इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर। Q1 Q3 इन दो चार्जेस के दरमियान है, दोनों चार्जेस Q1 Q3 को रिपेल कर रहा है, तो इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी वो हम फाइंड कर रहे हैं F1 इक्वल टू K Q1 Q3 ओवर R1 स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। F1 K की वैल्यू आपको मालूम है 9 इंटू 10 पावर 9 होती है, Q1 की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 और Q3 की वैल्यू है 4 इंटू 10 पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय R1 हमारे पास 0.1 है, तो इसका स्क्वायर आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 को 2 से और फिर 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 72 आ गया, और 10 पावर 9 माइनस 6 बेसिस सेम है, पावर z होंगी तो ये -3 आंसर आ जाएगा। 0.1 का स्क्वायर ओपन किया तो 0.01 आ गया, तो ये F1 इक्वल आ जाता है 7.2 न्यूटन का। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 7.2 न्यूटन आ जाएगा। इसके बाद हम F2 फाइंड करते हैं, तो इसका सारा डाटा उसी तरह नोट कर लिया और ये डायग्राम भी है। तो अब हम इसका सोल्यूशन F2 अब फाइंड करेंगे। तो F2 फाइंड करने के लिए क्या है कि द चार्ज प्लस Q3 will be repelled by the charge Q2 with force F2। ये स्टेटमेंट थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहां पर ये लिखना है कि द चार्ज Q3 will be attracted by the charge Q2 minus Q2 with force F2। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी वो हम यहां पर फाइंड करेंगे। तो यहां पर क्या आएगा, द चार्ज प्लस Q3 विल बी अट्रैक्टेड बाय द चार्ज माइनस Q2 विथ फोर्स F2। तो F2 इक्वल आ जाएगी K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर के। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। F2 K की वैल्यू यही आ गई, Q2 की वैल्यू हमारे पास -3 इंटू 10 पावर -6 आ गया, Q3 की वैल्यू आ गई 4 इंटू 10 पावर -6 और R2 की वैल्यू 0.1 स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये 9 को 3 से और 4 से मल्टीप्लाई किया तो -108 आ गया, और 10 पावर 9 10 पावर -6 10 पावर -6 बेसिस सेम है, पावर z होंगी 3 आंसर आ जाएगा, -3 आंसर आ जाएगा। 0.1 का स्क्वायर 0.01 आ जाएगा, तो ये F2 आ जाएगा -10.8 न्यूटन। अब हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे। एज द एंगल एट ईच कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60, हर एंगल 60 डिग्री का है, विच विल बी आल्सो एंगल बिटवीन F1 एंड F2। तो इसका मतलब ये है F1 और F2 के दरमियान जो एंगल होगा वो भी कितने का होगा, 60 का होगा। Thus the resultant force on Q3 is given by, जो रिजल्टेंट होगी वो F इक्वल आ जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। 7.2 का स्क्वायर आ जाएगा, F1 जो हमने फाइंड की थी, F2 फाइंड की थी -10.8, इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 7.2 इंटू -10.8 cos 60 आ जाएगा, थीटा की वैल्यू 60 है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 15.7 न्यूटन। यह वो फोर्स है जो इस Q3 4 माइक्रोकूलम के चार्ज पे रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही थी। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 3 है, two equal and opposite charges of magnitude 2 into 10 power -7 कूलम are placed 15 सेंटीमीटर apart। दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड 2 into 10 पावर -7 कूलम है और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर का है। What is the magnitude and direction of electric intensity at a point midway between the charges? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी उस पॉइंट पे जो कि इन दो चार्जेस के दरमियान में है। What force would act on a proton placed there? अगर हम वहां पे एक प्रोटॉन रख देते हैं, चार्ज रखते हैं, प्रोटॉन रखते हैं, तो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगी वो फोर्स भी फाइंड करनी है। तो डाटा जो गिवन है वो हम नोट कर लेते हैं। लेट द इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस प्लस Q1 एंड माइनस Q2 बी लाइंग एट द पॉइंट A एंड B। जब मैं डायग्राम में बाद में आपको दिखाता हूं, तो जो Q1 है
वो हमारे पास गिवन है +2 इंटू 10 पावर -7 कूलम और Q2 -2 इंटू 10 पावर -7 कूलम। उसने कहा था 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, तो एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव आएगा। इन Q3 हमारे पास +1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम है, ये वो प्रोटॉन का चार्ज है। R की वैल्यू क्या है, यहाँ पर जो डिस्टेंस गिवन था 15 सेंटीमीटर था, तो ये 15 इंटू 10 पावर -2 मीटर आ जाएगा। R1 इक्वल होगा R2 के, क्योंकि उसने कहा था कि बिल्कुल मिड पॉइंट पे है, Q1 और Q2 के दरमियान में है जो पॉइंट P है। तो R1 इक्वल टू R2 इक्वल होगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 7.5 इंटू 10 पावर -2 मीटर आ जाएगा। E हमने फाइंड करना है, और उसने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और दूसरा फोर्स फाइंड करना है। ये दो चीजें हमने फाइंड करनी है। ये डायग्राम की मदद से आपको बता दूं कि उसने ये कहा था कि एक दो चार्जेस हैं, सेम चार्जेस लेकिन अपोजिट हैं, इक्वल हैं लेकिन अपोजिट हैं। ये Q1 है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और Q2 है, नेगेटिव चार्ज है, A और B पॉइंट पे मौजूद हैं। इनके दरमियान ये मिड पॉइंट है O, ठीक है। Q3 चार्ज जहां पर होगा, जो जहां पे जब हम फोर्स फाइंड करेंगे तब इस चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम होगी। ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E1 फाइंड करनी है और E2 फाइंड करनी है। O से A तक R1 और O से B तक R2 ये दोनों सेम है। अगर टोटल डिस्टेंस R 15 इंटू 10 पावर -2 था, तो R1 और R2 यानी कि हाफ हाफ होगा इनका, तो 15 को 2 से डिवाइड करके R1 और R2 7.5 इंटू 10 पावर -2 मीटर लिखा था। अब इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट O ड्यू टू चार्ज Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पॉइंट O पे होगी, सबसे पहले वो देखते हैं। तो इसका जो फार्मूला है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, E1 इक्वल टू K Q1 ओवर R1 स्क्वायर आ जाएगा। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। K की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 है, Q1 की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10 पावर -7 और R1 की वैल्यू 7.5 इंटू 10 पावर -2 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये E1 आ जाएगा 32 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम। इसके बाद हम E2 फाइंड करेंगे। तो इस न्यूमेरिकल का सारा डाटा और डायग्राम नोट कर ली। अब हम E2 फाइंड करते हैं। तो द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट O ड्यू टू चार्ज Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी E2 इक्वल टू K Q2 ओवर R2 स्क्वायर आ जाएगा। तो E2 K की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9, Q2 की वैल्यू 2 इंटू 10 पावर -7 है, डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू पुट कर दी, इसका स्क्वायर है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 32 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम आ जाता है। As both E1 and E2 directed from point A to B, दोनों क्या हैं, A से B की तरफ हैं, therefore resultant intensity at midpoint O will be E equal to E1 plus E2। दोनों की डायरेक्शन इस पॉइंट O पे सेम है, यानी कि A से B की तरफ है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो ये E इक्वल आ जाएगा 32 इंटू 10 पावर 4 प्लस 32 इंटू 10 पावर 4, तो ये आ जाएगा 64 इंटू 10 पावर 4 के। तो ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पहली चीज जो हमने फाइंड करनी थी, E इक्वल टू 0.64 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन पर कूलम आ गया। डायरेक्टेड फ्रॉम पॉइंट A टू B, और इसकी डायरेक्शन क्या है, A से B की तरफ है। इसके बाद हमने फोर्स फाइंड करनी है। जब इस Q3 पे चार्ज जो है वो 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले द फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑन चार्ज Q3 ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज Q1 चार्ज ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो फाइंड कर लेते हैं। F1 इक्वल आ जाएगा K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर के। Q1 Q3 और इनके दरमियान डिस्टेंस R1, तो F1 इक्वल आ जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9, Q1 की वैल्यू 2 इंटू 10 पावर -7 और Q3 की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर -19 और R1 की वैल्यू पुट कर दी। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 5.12 इंटू 10 पावर -14 कूलम न्यूटन आ जाएगा। इसके बाद हम F2 फाइंड करेंगे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
ऑन चार्ज Q3 ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज Q2। Q3 पे अब ये एक नेगेटिव चार्ज है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होगी। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम फाइंड करेंगे, तो F2 इक्वल आ जाएगा KQ2 Q3 ओवर R1 स्क्वायर, Q2 Q3 और R2 स्क्वायर। ये R2 स्क्वायर आएगा, R1 नहीं आएगा। वैल्यूज दोनों की सेम है लेकिन जहां पर R2 लिखना है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। F2 इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 K की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास आ गई Q2 की वैल्यू, ये Q3 की वैल्यू डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू आ गई। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 5.12 इंटू 10 पावर -14 न्यूटन आ गया। अब एज बोथ द फोर्सेस डायरेक्टेड फ्रॉम पॉइंट A टू B, दोनों फोर्सेस पॉइंट A से B की तरफ अप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब है कि जो रिजल्टेंट है वो इक्वल होगा F इक्वल टू F1 प्लस F2 के। F इक्वल आ जाएगा F1 की वैल्यू 5.12 इंटू 10 पावर -14 जो हमने फाइंड की थी, और F2 की वैल्यू 5.12 इंटू 10 पावर -14। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो F इक्वल आ जाएगा 1.024 इंटू 10 पावर -14 न्यूटन के। ये वो फोर्स है जो हमने फाइंड करनी थी O पॉइंट पे। इसके बाद हमारे पास, और इसकी डायरेक्शन भी बतानी थी, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ होगी। अब हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4 है। टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस ऑफ 15 इंटू 10 पावर -10 कूलम एंड 13 इंटू 10 पावर -10 कूलम आर प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अपार्ट। फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टू चार्जेस 4 सेंटीमीटर क्लोज। कि दो पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस हैं, एक की वैल्यू और दूसरे की वैल्यू गिवन है, और उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है। हमने इन दोनों को इतना करीब लाना है कि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर तक हो जाए। तो इसका डाटा नोट कर लेते हैं। सबसे पहले जो चार्ज गिवन है उसको Q1 का नाम दे देते हैं। Q1 इक्वल टू प्लस 15 इंटू 10 पावर -10 कूलम, और दूसरा चार्ज Q2 इक्वल आ जाएगा 13 इंटू 10 पावर -10 कूलम के। R की वैल्यू जो इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर का है, तो वो 12 इंटू 10 पावर -2 मीटर आ जाएगी। और जो जितना डिस्टेंस हमने इन दोनों के दरमियान लाना है वो डिस्टेंस R1 इक्वल टू 4 इंटू 10 पावर -2 मीटर लिख दिया। 4 सेंटीमीटर था तो इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिख दिया। फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने वर्क डन करना है, लेकिन R2 की वैल्यू भी यहाँ पे नोट कर ली कि R2 इक्वल होगा R माइनस R1 के। ये कैसे आई ये मैं आपको डायग्राम की मदद से दिखाता हूँ। कि ये हमारे पास डायग्राम है, इसमें एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, और इन दोनों के दरमियान ये पॉइंट C है। बेसिकली इन दो चार्जेस के दरमियान Q1 और Q2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो R की इक्वल है 12 इंटू 10 पावर -2 मीटर के, और हमने इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना लेकर आना है? 4 सेंटीमीटर का, यानी कि इस चार्ज को इस पॉइंट तक लेकर आना है। Q1 चार्ज को C पॉइंट तक लेकर आना है, तो इन दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो R1 हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्ज Q1 एट पॉइंट B पॉइंट पे Q1 चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो देखते हैं। वो हमारे पास आएगा VB इक्वल टू KQ1 ओवर R। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। R किस वजह से लिखा कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जिन दो सोर्स चार्ज Q1 था और पॉइंट B, इन दो पॉइंट्स के दरमियान जितना डिस्टेंस था R वो हमने पुट किया KQ1 ओवर R। तो K की वैल्यू पुट की, Q1 की वैल्यू भी गिवन है वो पुट की, और R की वैल्यू पुट की। उसको सिंप्लीफाई किया तो ये VB पोटेंशियल B पॉइंट पे जो है वो आ गया। उसके बाद पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्ज Q2 एट पॉइंट C, Q2 की वजह से जो पॉइंट C पे चार्ज होगा वो हम देखते हैं। तो उसके लिए फार्मूला VC इक्वल टू KQ1 ओवर R2 आ जाएगा। यहाँ पर Q1 आएगा, पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्ज Q1 एट पॉइंट C। क्योंकि हम यहाँ पे Q1 फार्मूले में पुट कर रहे हैं, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, Q1 लिख लेना है। तो VC इक्वल आ जाएगा, ये K की वैल्यू आ गई, Q1 की वैल्यू आ गई 15 इंटू 10 पावर -10 डिवाइडेड बाई R की वैल्यू हमारे पास है, R2 की वैल्यू 8 इंटू 10 पावर -2 ये वाली है जो हमने इस डायग्राम की मदद से निकाली थी कि ये टोटल R माइनस R1 तो इक्वल आ जाता है R2।
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पोटेंशियल एट सी पॉइंट 168.7 वोल्ट आ जाता है। अब वही डाटा है। नेक्स्ट जो हमने चीज़ फाइंड करनी थी, बेसिकली हमने वर्क डन फाइंड करना था। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी किसकी इक्वल आ जाएगा, वी सी माइनस वी बी के। वी सी में से वी बी माइनस कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाता है 56.25 वोल्ट। बट द पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज Q2 विच इज गिवन बाय। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है, जो कि हम Q2 की वजह से करेंगे। तो डेल्टा V इक्वल आ जाएगा वर्क डिवाइडेड बाय Q2, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क पर यूनिट चार्ज। तो वर्क इक्वल आ जाएगा Q2 इंटू डेल्टा V के। वर्क Q2 की वैल्यू 13, डेल्टा V 56.25। तो ये वैल्यू पुट की हमारे पास वर्क आ जाएगा 7.31 इंटू 10⁻⁻8 जूल। ये वो वर्क है जो हमने फाइंड करना था। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 5 है, ए हॉलो स्फीयर इज चार्ज टू 14 माइक्रोकूलम। एक हॉलो स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज 14 माइक्रोकूलम है। फाइंड द पोटेंशियल एट इट्स सरफेस। पोटेंशियल फाइंड करना है उसकी सरफेस पे, इनसाइड द स्फीयर, और उस स्फीयर के अंदर जो चार्ज है वो। और तीसरा एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर फ्रॉम द सरफेस। और सरफेस से जब डिस्टेंस 0.2 मीटर हो तो उस वक्त पोटेंशियल कितना होगा वो भी फाइंड करना है। द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 0.3 मीटर। रेडियस कितना है, 0.3 मीटर का है। तो हम डाटा नोट कर लेते हैं। क्यों हमारे पास 14 माइक्रोकूलम है तो 14 इंटू 10⁻⁻6 कूलम आ जाएगा। इसके बाद आर की वैल्यू, रेडियस ऑफ द स्फीयर, उसको हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया, ये 0.3 मीटर आ गया। और जो फाइंड करनी है हमने चीजें, सबसे पहले पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ स्फीयर, उसके बाद बी पार्ट पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर, और तीसरा है सी पोटेंशियल एट पॉइंट पी फ्रॉम सरफेस ऑफ स्फीयर, जबकि आर की वैल्यू 0.2 मीटर हो। तो इसको अगर हम डायग्राम की मदद से देखें तो ये हमारे पास एक स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज मौजूद है। ये जो ब्लू कलर का शेड आ रहा है तो ये बेसिकली चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका रेडियस आर है, यानी कि सेंटर से लेकर इस सर्कल तक का जो डिस्टेंस है वो आर है, और यहां से जो P तक है डिस्टेंस वो डेल्टा आर है जो कि 0.2 है। ये पॉइंट P पे हमने जो C ऑप्शन है एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर फ्रॉम द सरफेस, तो सरफेस से जो P पॉइंट तक डिस्टेंस है 0.2 मीटर का, उसको डेल्टा आर से रिप्रेजेंट किया है। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो ये एक पार्ट सबसे पहले हम फाइंड करते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट सरफेस ऑफ स्फीयर। इस सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो हम फाइंड करते हैं। तो उसके लिए फार्मूला V इक्वल टू के क्यू ओवर आर है। V इक्वल आ जाएगा के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 आ गई, क्यू की वैल्यू 14 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू 0.3 आ गई। तो ये V इक्वल आ जाएगा 126 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाय 0.3 के। 14 को 9 से मल्टीप्लाई किया और 10⁻9 - 6 ये 3 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो पोटेंशियल आ जाएगा 42 इंटू 10⁻4 वोल्ट के। अब बी पॉइंट पोटेंशियल इनसाइड द सरफेस इज सेम एज दैट एट द सरफेस। जो पोटेंशियल होगा इनसाइड द सरफेस वो सेम होगा जैसा कि सरफेस पे होगा। तो वो बेसिकली आ जाएगा V इक्वल टू 42 इंटू 10⁻4 वोल्ट के। ये आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। ये अगर 10⁻3 आता है तो 3 रहेगा, अगर 4 आता है तो 4 रहेगा। ये टाइप करते वक्त मिस्टेक हुई है। जो भी आपको इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा दोनों पे वैल्यू सेम रहेगी। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि सी पार्ट फाइंड करना है। फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट P। पॉइंट P पे पोटेंशियल के लिए लेट द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर बी R1, यानी कि यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो R1 है, जो इक्वल होगा R प्लस डेल्टा आर के। तो R1 इक्वल होगा R प्लस डेल्टा आर के। इसकी वैल्यूज पुट कर दी, 0.3 प्लस 0.2, ये दोनों वैल्यूज गिवन है तो ये 0.5 आ गया। तो V इक्वल आ जाएगा के क्यू ओवर R1 के। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वो पोटेंशियल आ जाएगा जो सी पार्ट में हमने फाइंड करना था। पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा 25.2 इंटू 10⁻4 वोल्ट के इक्वल आ जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 6 है, इफ 280 joule of work is done in carrying a charge of 2 coulomb from a place where the potential is minus 12 volt to another place where potential is V, calculate the value of V। अगर 280 joule का वर्क हो और कैरी कर रहा है 2 कूलम चार्ज एक प्लेस से जहां पे पोटेंशियल माइनस 12 वोल्ट है एक दूसरे प्लेस पे जहां पे पोटेंशियल V है, तो हमने V की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि एक चार्ज 2 कूलम का चार्ज है जिसके ऊपर 280 जूल का वर्क लगाकर एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल तक उसको ट्रैवल करवाना है। तो पहला जो पोटेंशियल है वो माइनस 12 वोल्ट गिवन है, दूसरा पोटेंशियल V है, वो V पोटेंशियल हमने फाइंड करना है। तो इसका डाटा नोट कर लेते हैं। W वर्क डन 280 जूल हमें गिवन है, जो चार्ज है Q 2 कूलम का है और पोटेंशियल V1 माइनस 12 वोल्ट का हमें गिवन है, V हमने फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं कि हमारे पास डेल्टा V, सबसे पहले हम जो डेल्टा V होगा वो डेल्टा V इक्वल आएगा V माइनस V1 के, यानी कि V माइनस 12 आ जाएगा तो ये V प्लस 12 आ जाता है। अब वर्क डन इक्वल होता है W इक्वल टू Q डेल्टा V। तो ये W इक्वल था 280 इक्वल टू Q की वैल्यू 2 है, ये हमें गिवन है, डेल्टा V की वैल्यू V प्लस 12 आ गई। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2V प्लस 24 आ जाएगा, तो 2V इक्वल आ जाएगा 256 के। ये 24 इधर जाकर माइनस होगा तो 256 रह जाएगा, तो ये V इक्वल आ जाएगा 128 वोल्ट के। प्रॉब्लम नंबर 7 है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज 26 न्यूटन पर कूलम and the electric potential at that point is 13 joule per coulomb. Calculate the distance of the point from the charge and magnitude of charge। कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे किसी पॉइंट चार्ज की वजह से 26 न्यूटन पर कूलम है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट पे 13 जॉल पर कूलम है। तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है उस पॉइंट का उस चार्ज से, और चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो भी फाइंड करना है। तो हम डाटा नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 26 न्यूटन पर कूलम गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 26 न्यूटन पर कूलम, और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है 13 जॉल पर कूलम का। हमने जो कैलकुलेट करना है, एक कैलकुलेट द डिस्टेंस डेल्टा आर फाइंड करना है और दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज तो क्यू फाइंड करना है। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम पोटेंशियल फाइंड करने के लिए डेल्टा V इक्वल टू E डेल्टा R का फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें डेल्टा R फाइंड करना है तो ये डेल्टा V ओवर E हो जाएगा, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये सिंप्लीफाई होकर डेल्टा R इक्वल आ जाएगा 0.5 मीटर के। उसके बाद Q फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो E इक्वल टू KQ ओवर R स्क्वायर है। इसमें हमने Q फाइंड करना है तो Q को एक तरफ कर लेंगे, ये R स्क्वायर इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, ER स्क्वायर डिवाइडेड बाई K आ जाएगा। तो ER स्क्वायर डिवाइडेड बाई K में वैल्यूज पुट कर दें, ये सारी वैल्यूज गिवन है। R की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड की थी तो ये वाली है, बाकी वैल्यूज K की वैल्यू आपको मालूम है 9 × 10⁻9 और E की वैल्यू 26 हमें गिवन है। ये वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई किया तो ये K हमारे पास चार्ज की वैल्यू भी आ गई 7.9 × 10⁻−9 कूलम। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 8 है, 2 point charges of 8 microcoulomb and -4 microcoulomb are separated by a distance of 10 cm in air. At what point on the line joining the two charges is the electric potential 0? कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक 8 माइक्रोकूलम का है और दूसरा -4 माइक्रोकूलम का है और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर का है। किस पॉइंट पे जो दो चार्जेस हैं उनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगी? तो हम इसके लिए डाटा जो है वो नोट कर लेते हैं। एक चार्ज गिवन है Q1 कह लेंगे 8 माइक्रोकूलम, 8 × 10⁻6 कूलम आ गया, और दूसरा है -4 माइक्रोकूलम तो Q2 इक्वल आ जाएगा -4 × 10⁻6 कूलम के। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर का है तो R इक्वल आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 10 × 10⁻2 मीटर आ जाएगा। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट एट द पॉइंट P इन बिटवीन द पॉइंट चार्जेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी 0। कि हम सपोज करते हैं कि इन दो चार्जेस के दरमियान एक पॉइंट P है जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। हम इसको डायग्राम की मदद से देखते हैं कि ये हमारे पास एक डायग्राम है, दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 के, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर गिवन था कि Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है,
और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो r है, ये भी हमें गिवन है। इनके दरमियान में हमने एक पॉइंट P कंसिडर किया और इस P पॉइंट से लेकर Q1 तक का डिस्टेंस r1 है जो कि x की इक्वल है, और P से Q2 तक का जो डिस्टेंस है r2 है और वो r माइनस एक्स की इक्वल होगा। यानी कि इस लेंथ में से ये r वाली x वाली वैल्यू माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी। तो अब हम इसको मजीद आगे देखते हैं कि पोटेंशियल V1 इक्वल टू k Q1 ओवर r1 होगा। तो V1 इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, ये सारी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। R1 की वैल्यू नहीं है तो R1 इक्वल x था तो x पुट कर दिए, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। इसी तरह V2 के लिए k Q2 ओवर R2 आ जाएगा और इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। यहाँ पे R2 r माइनस एक्स की इक्वल होगा, डायग्राम की मदद से हमने वही लिखा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई। अब टोटल पोटेंशियल V ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2 इज, Q1 और Q2 की वजह से जो टोटल पोटेंशियल होगा वो किसकी इक्वल होगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 के, यानी कि दोनों पोटेंशियल्स को हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर V इक्वल टू 0 पुट करेंगे, क्योंकि ये हमें बताया गया है कि पोटेंशियल एट पॉइंट P इज 0, ये हमें गिवन था। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0, तो ये हमने V की जगह पर 0 पुट कर दिया। तो यहाँ से V1 इक्वल आ जाएगा V2 के। यहाँ पर बेसिकली V1 इक्वल आ जाएगा माइनस V2 के, ये V2 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। बाद में जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वो एक माइनस दूसरे माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से आगे देखते हैं कि ये V1 इक्वल था V2 के, यानी कि V1 इक्वल टू माइनस V2। तो ये V1 की वैल्यू पुट की जो हमने फाइंड की थी और V2 की वैल्यू ये वाली आ गई। यहाँ पर चार्ज के साथ माइनस था तो इस चार्ज का जो माइनस है वो इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, आपने यहाँ पे याद रखना है। V1 इक्वल आएगा माइनस V2 के और V2 की वैल्यू यहाँ पर ये वाली पुट करेंगे तो इसमें भी यहाँ पर चार्ज के साथ माइनस जो था वो इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा। अब इसमें से ये दोनों तरफ से 9 इंटू 10 पावर 9, 9 इंटू 10 पावर 9 कैंसिल हो जाएगा, 10 पावर माइनस 6 भी कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 8 ओवर एक्स इक्वल टू 4 ओवर आर माइनस एक्स। 8 इंटू आर माइनस एक्स, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 4x के, 8r माइनस 8x इक्वल टू 4x, तो ये आ जाएगा 12x इक्वल टू 8r। ये 8x उधर जाएगा तो प्लस 8 हो जाएगा, 12x इक्वल टू 8r। इसमें हमने x फाइंड करना था तो x इक्वल टू 8r ओवर 12, x इक्वल आ जाएगा r की वैल्यू जहाँ पर पुट कर दी जाए हमारे पास है डाटा में, तो इसकी वैल्यू पुट करके हमने सिंप्लीफाई किया तो ये x की वैल्यू आ जाएगा 6.6 सेंटीमीटर। The point P is at distance 6.6 सेंटीमीटर from the point charge Q1। ये x की वैल्यू आई है, मतलब ये वाली है। तो ये क्या कह रहा है कि पॉइंट P जो है वो Q1 से 6.6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा। और अगर हम इसको Q2 से देखना चाहें तो Q2 से इसका डिस्टेंस 3.3 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एन इलेक्ट्रॉन विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 29 इंटू 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड इज फायर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ 80 न्यूटन पर कूलम। कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी इनिशियल स्पीड 29 इंटू 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड है और उसको फायर किया गया है सेम डायरेक्शन में एज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद ए मैग्नीट्यूड ऑफ, और इसके जो फायर किया गया है बेसिकली वो वैल्यू 80 न्यूटन पर कूलम है। हाउ फार डज द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल बिफोर बीइंग ब्रॉट टू रेस्ट मोमेंटरली एंड टर्न्ड बैक, कि कितना दूर वो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा। हाउ फार डज, कितनी देर के लिए। तो डाटा हमारे पास जो है वो हम नोट कर लेते हैं। v इक्वल टू 29 इंटू 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड है। इसके बाद जो हमें गिवन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है 80 न्यूटन पर कूलम। डेल्टा आर हमने फाइंड करना है। हाउ फार डज द इलेक्ट्रॉन ट्रेवल बिटवीन, तो बेसिकली डेल्टा आर हमने फाइंड करना है। इसके बाद मैथ्स हमें इलेक्ट्रॉन का पता है कि 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg होता है और क्यू जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम होगा। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं।
काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर की इक्वल होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है जब उसको एक्सेलरेट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी के साथ तो वो काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ जाती है क्यू डेल्टा वी के। तो ये क्यू डेल्टा वी यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्यू डेल्टा वी इक्वल आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर के। डेल्टा वी इक्वल होगा ई आर के, ई डेल्टा आर के, क्यू ई डेल्टा आर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि डेल्टा वी इक्वल होता है ई डेल्टा आर के, तो डेल्टा वी की जगह पर ई डेल्टा आर पुट कर दिया। अब यहाँ से हमने डेल्टा आर फाइंड करना है तो क्यू ई इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो डेल्टा आर इक्वल आ जाएगा एम वी स्क्वायर ओवर 2 क्यू ई। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, वैल्यूज अंदर पुट करेंगे, मैथ्स हमें ये तमाम वैल्यूज गिवन है, डाटा की मदद से ये तमाम वैल्यूज इसमें पुट कर देनी है और इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डेल्टा आर इक्वल आ जाता है 0.299 मीटर के। ये वो डिस्टेंस है जो हमने फाइंड करना था। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 10। 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड एंड 8 माइक्रोफैरेड respectively are connected in series to a 250 volt DC supply। 3 कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड और 8 माइक्रोफैरेड है, उनको कनेक्ट किया गया है 250 वोल्ट DC सप्लाई के साथ। टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर फाइंड करना है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, ये 3 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो डाटा है, डाटा में हमारे पास 3 कैपेसिटेंसेस गिवन है कैपेसिटर्स की, तो C1, C2 और C3 लिख देंगे। इसके बाद हमारे पास जो जितनी सप्लाई उसको दी गई है डीसी सप्लाई वो 250 वोल्ट है, वो हमने नोट कर ली। तो हमने फाइंड क्या करना है, फर्स्ट टोटल कैपेसिटेंस यानी कि सी इक्विवेलेंट फाइंड करनी है, दूसरा चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर Q1, Q2, Q3 फाइंड करना है और थर्ड है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, तो V1, V2 और V3 फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज, अब उसने क्या कहा था कि ये कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, तो जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हो तो उनकी जो टोटल कैपेसिटेंस है उसके लिए फार्मूला 1/CE इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, वैल्यूज पुट करके इनका एलसीएम लेंगे, 24 आएगा, 6 प्लस 4 प्लस 3 आ जाएगा, तो ये 1/CE इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 24 आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, CE इक्वल टू 24/13 आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.84 माइक्रोफैरेड आ जाता है। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी इन 3 कैपेसिटर की। इसके बाद हमने सेकंड पार्ट में चार्जेस फाइंड करने हैं। तो जब सीरीज कंबाइनेशन हो कैपेसिटर्स का तो वहाँ पे चार्ज सेम रहता है, यानी कि Q इक्वल होगा Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3। तो जो चार्ज Q पे था वही Q1, Q2, Q3 का होगा। तो Q पे कितना चार्ज होगा, Q इक्वल टू CEV, फार्मूला लगा के हम C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो फाइंड की थी वो पुट करेंगे, V की वैल्यू हमें गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 460 माइक्रोकूलम आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि Q1 और Q2 और Q3 तीनों 460 माइक्रोकूलम के इक्वल होंगे। इसके बाद जो इसका थर्ड पार्ट है, इन सीरीज कम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट इन ईच कैपेसिटर। सीरीज कम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिफरेंट होगा हर कैपेसिटर के साथ। तो तीनों के लिए अलग फार्मूला, Q1 इक्वल टू C1V, यहाँ से हमने V फाइंड करना है तो V इक्वल टू Q1 ओवर C1 इक्वल आ जाएगा 460/4 के, यानी कि V इक्वल आ जाएगा 115 वोल्ट के इक्वल। ये बेसिकली आप फार्मूला जब यहाँ पे लगाएं तो Q इक्वल टू C1V1 लिखना है, ये भी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पर V1 लिखेंगे तो V1 की वैल्यू 115 वोल्ट आ जाएगी, क्योंकि चार्ज तो सेम रहेगा, वो हम Q1, Q2, Q3 लिखें या ना लिखें, लिख भी दें तो वही वैल्यू है, वही पुट करनी है, लेकिन यहाँ पर V1 और दूसरे के साथ V2, तीसरे के साथ V3 आएगा। इसी तरह सेकंड के लिए Q2 इक्वल टू C2V2 आ जाएगा, तो ये V2 इक्वल हो जाएगा Q2 ओवर C2 के, इसमें वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये V2 आ जाएगा 76.6 वोल्ट के। जो थर्ड है Q3 इक्वल टू C3V3 आ जाएगा, यहाँ पर V3 फाइंड करने के लिए Q3 ओवर C3 आ जाएगा, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये V3 की वैल्यू 57.5 वोल्ट आ जाएगी। ये पोटेंशियल डिफरेंस थे जो हमने फाइंड करने थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है 11, फाइंड द चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इन द सर्किट शोन इन फिगर। ये 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा वो हमने फाइंड करना है।
तो ये डायग्राम में 3 कैपेसिटर्स हैं, इसको C1 का नाम दे दिया, इसको C2 का और इसको C3 का, और जो वोल्टेज अटैच की गई है वो 6 वोल्ट है। तो हम डाटा नोट कर लेते हैं। 3 कैपेसिटर्स थे तो उनकी कैपेसिटेंस जो है वो हमने C1, C2, C3 करके नोट कर ली। जो पोटेंशियल डिफरेंस है V इक्वल टू 6 वोल्ट आ गया। Q3 जो C3 पे चार्ज होगा वो Q3 होगा, तो वो हमने फाइंड करना है। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एज C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C23 इज, C2 और C3 पैरेलल में कनेक्ट हुए हुए हैं, तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम फाइंड करके सपोज करते हैं कि इस जगह पर एक ही कैपेसिटर लगा दें, तो इन दोनों की जो इक्वल कैपेसिटेंस आएगी उसको C23 का नाम दिया है, और वो किसकी इक्वल होगी, C23 इक्वल टू C2 प्लस C3 के। जब पैरेलल में कॉम्बिनेशंस में कैपेसिटर्स ऐड हों तो उनको सिंपली ऐड करते हैं, तो ये 2 + 5 इक्वल आ जाएगा 7 माइक्रोफैरेड के। 2 माइक्रोफैरेड था और 5 माइक्रोफैरेड था, तो 2 + 5 7 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। इसको अगर हम डायग्राम की मदद से देखें तो बेसिकली ये ऊपर वाली जो डायग्राम थी, इस सारे इन 2 कैपेसिटर्स की जगह पे इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 7 माइक्रोफैरेड आई, तो ये C23 7 माइक्रोफैरेड अटैच कर दिया। As C1 and C23 are connected in series, so their equivalent capacitance CE is। अब ये 2 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हुए हैं, तो इनके हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए 1/CE इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C23 का फार्मूला आएगा, यानी कि इनके रेसिप्रोकल्स ऐड होंगे। तो 1/CE इक्वल टू 1/3 प्लस 1/7, इसका एलसीएम लेंगे 21 आ जाएगा, तो इसका CE इक्वल आ जाएगा 21/10 के। ये 1/CE था तो 10/21 था, CE 21/10 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2.1 माइक्रोफैरेड आ जाता है। बेसिकली हमने किया क्या कि ये जो सर्किट हमें गिवन था, इस सर्किट को सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लेके आए, और इस फॉर्म में इसलिए लाए ताकि हम इस टोटल इस सर्किट के अंदर जितने भी कैपेसिटर्स अटैच हैं उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर सके, तो वो हमने फाइंड कर ली, C इक्विवेलेंट इक्वल टू 2.1 माइक्रोफैरेड। अब हम टोटल चार्ज फाइंड कर लेंगे इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की मदद से, फिर उस चार्ज की मदद से इंडिविजुअली हम देख लेंगे कि C3 पे कितना चार्ज आता है। तो अब चार्ज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वही डायग्राम्स हैं जो पिछली स्लाइड में थी। Q इक्वल टू CEV आ जाएगा। CE हमने वैल्यू अभी फाइंड की 2.1 इंटू 6, तो ये 12.6 माइक्रो कूलम आ जाएगा, क्योंकि 2.1 माइक्रो में था। C equivalent is the equivalent of C1 and C23 which are in series। C1 और C23 का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस थी वो 12.6 माइक्रोकूलम थी, तो इस वजह से जो चार्ज होगा Q1 और Q23 पे वो 12.6 माइक्रोकूलम होगा, क्योंकि जो चार्ज होता है वो सेम होता है सीरीज में चार्ज सेम रहेगा। तो C1 पे भी 12.6 माइक्रोकूलम होगा और C23 पे भी 12.6 माइक्रोकूलम होगा, वो चार्ज जो हमने फाइंड किया था। बट ईच वन विल हैव डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन हर एक पे पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। लेट पोटेंशियल डिफरेंस टू C23 इज V23, तो V23 हम फाइंड कर लेंगे। Q23 इक्वल आएगा C23 V23 के, तो यहां से V23 आ जाएगा Q23 डिवाइडेड बाय C23। Q23 कितना था, 12.6 माइक्रोकूलम, तो 12.6 और C23 हमारे पास कितना था, C23 हमने फाइंड किया था वो 7 माइक्रोकूलम था। तो यहां से हमारे पास इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1.8 वोल्ट आ जाता है। ये V23 की वैल्यू आ गई। हमने फाइंड उस पर चार्ज करना था, तो चार्ज किसकी इक्वल होगा, C23 इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ C2 एंड C3। C23 कौन कौन से C2 और C3 इंक्लूड है, विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस टू दीज टू कैपेसिटर्स विल बी सेम, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पे सेम होगा। जब पैरेलल में अटैच हो तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, बट ईच विल हैव डिफरेंट चार्ज, लेकिन दोनों पे चार्ज जो है वो डिफरेंट होगा। लेट चार्ज ऑन C3 बी Q3, हम सपोज करते हैं कि C3 पे जो चार्ज है वो Q3 है, तो फार्मूला अप्लाई कर देंगे Q3 इक्वल टू C3 V23। V23 इस वजह से लगाया कि यहाँ पर मैंने बताया था यहाँ पर कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है C23 पे V23 है C23 पे, यानी कि इस कंबाइंड कैपेसिटर पे। तो जब इनको सेपरेट करेंगे तो पैरेलल में है, तो तब इस पे भी V23 रहेगा और इस पे भी V23 रहेगा। तो इस वजह से Q3 इक्वल टू C3 V23 आ गया। इसमें वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई किया तो ये Q3 की वैल्यू आ जाती है 9 माइक्रोकूलम, और यही हमने फाइंड करना था।
आपको यहाँ पे एक बात समझाता चलूँ कि वैसे मैं आपको बताता होता हूँ कि न्यूमेरिकल में जब भी आप वैल्यूज़ सॉल्व करने लगें तो सबसे पहले जो डाटा आपको गिवन है वहाँ पर आपने इसको SI यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ पर मैंने SI यूनिट्स में कन्वर्ट तो किया, लेकिन जब वैल्यूज़ पुट की हैं तो मैंने सिंपली पुट की हैं, ये 10⁻⁻6 साथ पुट नहीं किया। अगर मैं पुट करूँ तो वो बेसिकली आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, आपके लिए जो कैलकुलेशंस हैं वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो मैंने इस वजह से सिंपली पुट की हैं। सिर्फ आपने याद ये रखना है कि अगर एक वैल्यू माइक्रो की पुट कर रहे हैं तो आंसर के साथ भी माइक्रो आएगा, ठीक है। यहाँ पर दोनों वैल्यूज माइक्रो की थी तो माइक्रो माइक्रो से कैंसिल हो गया, ये 1.8 वोल्ट आ गया। बाकी जहाँ पे भी पुट किया उनमें से ऑलमोस्ट एक वैल्यू माइक्रो की थी, तो इस वजह से आंसर के साथ माइक्रो भी आया है। इसके बाद इसका लास्ट प्रॉब्लम है, a 6 microfarad capacitor is charged to a potential difference of 120 volt and then connected to an uncharged 4 microfarad capacitor. Calculate the potential difference across the capacitors. एक 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है, उसको चार्ज किया गया है 120 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस है, और फिर कनेक्ट किया गया है एक अनचार्ज 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के साथ। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर्स फाइंड करना है। तो डाटा जो है वो हमारे पास सबसे पहले C1 6 माइक्रोफैरेड है और V1 120 वोल्ट है, और जो दूसरा कैपेसिटर गिवन है वो C2 4 माइक्रोफैरेड है। तो V2 हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन अब देखते हैं। सबसे पहले लेट द चार्ज ऑन C1 बी Q1, कि जो कैपेसिटर C1 पे जो चार्ज होगा वो Q1 होगा। तो Q1 हम फाइंड कर लेते हैं। Q1 इक्वल टू C1 V1, वैल्यूज पुट की, जो 720 माइक्रोफैरेड आ गया। अब इसके बाद जब हम इस कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं एक अनचार्ज 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के साथ, तो उससे क्या होगा, हम पैरेलल बेसिकली कनेक्ट कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हो जाएगा, V2 हो जाएगा। पहले V1 था पोटेंशियल डिफरेंस, अब जब उस कैपेसिटर को हमने दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया है तो पोटेंशियल ड्रॉप कर जाएगा और वो कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो उस वक्त इनकी ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, Q1 के लिए C1 V2 हो जाएगा और Q2 के लिए C2 V2 हो जाएगा। कैपेसिटेंस Q1 के लिए C1 रही और Q2 के लिए C2 रही, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों पे V2 हो जाएगा। ये जो V1 था ये 6 माइक्रोफैरेड का पोटेंशियल डिफरेंस था जिसके साथ वो कनेक्ट हुआ था। जब हमने इस कैपेसिटर को इस दूसरे कैपेसिटर के साथ पैरेलल कनेक्ट कर दिया है तो पोटेंशियल डिफरेंस V2 हो जाएगा दोनों का। एंड द चार्ज Q विल बी, और जो चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा, Q1 प्लस Q2 के इक्वल होगा। जब पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो चार्ज सिंपली ऐड होंगे। Q इक्वल हो जाएगा C1 V2 प्लस C2 V2 के, जहां से C1 प्लस C2 V2 कॉमन आ जाएगा। V2 हमने फाइंड करना है तो ये Q ओवर C1 प्लस C2 आ जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाता है 72 वोल्ट। ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो हमने फाइंड करना था। तो यहाँ तक पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए हैं। बाकी किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन या न्यूमेरिकल देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।